नमस्कार साथियों, आप सभी का अवस्थी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। और अवस्थी क्लासेस में L1 की जो 16 टेस्ट पेपर की सीरीज चल रही है उसके टेस्ट नंबर 9 का आज मैं आपको सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं, जिसमें इंग्लिश के 9 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए, हम एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि अ, इसके पीछे क्या कंसेप्ट है और हम कैसे उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इफ वाटर फ्रीजेज इट टू आइस। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आप जानते होंगे कि इफ से स्टार्ट हो रहा है और ये एक कंडीशनल क्लोज है। ये कंडीशनल क्लोज है। तो हम लोग देखते हैं, देखो इसमें आंसर जो होगा, इसका आंसर तो होगा टन्स। अब अपन को ये देखना है कि इसका आंसर टन्स क्यों हुआ है। देखिए, कंडीशनल क्लोज तीन प्रकार की होती हैं, आप जानते हैं। कंडीशनल क्लोज जो होती हैं, कंडीशनल जो क्लोज होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। थ्री टाइप्स की होती हैं। कंडीशनल क्लोजेज आर और थ्री टाइप्स, तीन प्रकार की होती हैं। पहली जो कंडीशन होती है, कंडीशन नंबर 1 जिसको बोलते हैं अपन, कंडीशन नंबर फर्स्ट, इसको अपन बोलते हैं ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन में क्या होता है, ओपन जो कंडीशन होती है उसमें हम इस तरह के सेंटेंसेस का यूज करते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। यदि तुम कठिन मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। इफ यू स्टडी यू विल पास। यदि तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे। इसमें कुछ वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। यदि हम कोई ऑटोमेटिक या नेचुरल एक्शन की बात कर रहे हैं या कोई साइंटिफिक एक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, सामान्यतः तो क्या होता है, देखो इफ क्लोज में एक तरफ होता है, इफ क्लोज में अपन यूज करते हैं प्रेजेंट का। जैसे मैंने कहा इफ यू स्टडी, इफ यू स्टडी यू विल पास, यू विल पास। देखिए, जो सामान्यतः जो रूल होता है, इफ क्लोज में अपन क्या करते हैं, इफ क्लोज में अपन जब फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं तो जो इफ क्लोज है या इसको कंडीशनल क्लोज बोलते हैं, इसमें तो अपन प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। और इधर वाली जो मेन क्लोज है ये वाली, इसमें हम सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल प्लस बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। बेयर इन्फिनेटिव, जिसको अपन, अगर किसी को बेयर इन्फिनेटिव समझ में नहीं आया तो वो समझ सकता है कि B1 का डॉट डॉट फुल स्टॉप। तो इफ क्लोज में क्या होता है कि हम सब्जेक्ट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस, बल्कि फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही इसका प्रयोग करते हैं। हम ओपन कंडीशन की बात कर रहे हैं और जो मेन जो क्लोज है उसमें अपन यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल बिल प्लस बेयर इन्फिनेटिव। क्योंकि शैल बिल के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है, तो अपन इसको, अगर आप बेयर इन्फिनेटिव नहीं समझ पा रहे हो तो उसको B1 कह सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या कुछ वेरिएशंस होती हैं। यदि आपको कहीं साइंटिफिक एक्शन दे रखा है या ऐसा एक्शन जो ऑटोमेटिक हो जाएगा, जैसे इफ यू हीट आइस इट विल टर्न्स इनटू वाटर या इट विल टर्न्स टू वाटर, दोनों ही सही है। जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल से, मैं इसको एक बार क्लीन कर लेता हूँ। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यदि अपन कहीं ऑटोमेटिक एक्शन या साइंटिफिक एक्शन की बात करें, ऑटोमेटिक एक्शन या साइंटिफिक एक्शन, साइंटिफिक एक्शन को बताना हो तो दोनों तरफ हम एक्शन को बताना हो
बताना हो तो हम दोनों क्लोजेस में प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक है या साइंटिफिक एक्शन है, ठीक है ना। जैसे अगर आप इफ वाटर फ्रीजेस है ना, यदि वाटर फ्रीजेस मतलब जमता है तो ये किस में बदल जाएगा, ये आइस में बदल जाएगा। अगर मैं कहूं आपसे इफ यू हीट आइस इट टर्न इनटू, इनटू भी सही है और टू भी सही है ना, दोनों प्रपोजिशन के साथ हो सकता है। इट टर्न्स टू वाटर। देखिए इफ यू हीट आइस, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ लेंगे, इसका कंसेप्ट समझ लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे इससे रिलेटेड। इफ यू हीट आइस, यदि आप बर्फ को गर्म करते हैं या उसे ऊष्मा प्रदान करते हैं, इट टर्न इनटू वाटर, तो ये पानी में बदल जाती है। तो देखिए आप यहाँ पे दो ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे इट विल टर्न लगा सकते हैं, आप फ्यूचर टेंस का यूज कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे इट टर्न्स प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज कर सकते हैं। जौन सा जो वाला भी आपको ऑप्शन में मिल जाए, जो भी आंसर आपको ऑप्शन में दिया जाए, आप दोनों में से चुन सकते हैं। आप यहाँ पे बिल सेल के साथ बेयर इन्फिनेटिव लगा सकते हैं, तो इट के साथ बिल आता है, इट विल टर्न इनटू वाटर या टू वाटर, और टर्न्स ये भी सही है, तो दोनों हो सकते हैं। बिल्कुल ग्रामेटिकली सही है ये, टॉमसन एंड मार्टिनेट की किताब में दोनों यूज कर रखे हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। बिल टर्न भी सही है और टर्न्स भी सही है। तो इसके पीछे जो कंसेप्ट है ये है, यदि कहीं ऑटोमेटिक एक्शन या साइंटिफिक एक्शन की बात कर रहे हैं तो हम दोनों क्लोजेज में, इफ क्लोज में और मेन क्लोज में प्रेजेंट सिंपल का, दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल का यूज भी कर सकते हैं, और चाहो तो आप सेल बिल के साथ B1 लगा सकते हैं। तो इसका आंसर है, अब आपके सामने है, कहीं बिल तो दे नहीं रखा, टर्न आएगा नहीं क्योंकि ये जो इट है वो सिंगुलर है, टर्न आएगा नहीं, पास्ट आता नहीं है, टर्निंग नहीं आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, पहले वाला। ठीक है, तो इसके पीछे जो कंसेप्ट था ये था, मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट देखिए, आई एम सरप्राइज्ड एट हर डिसीजन। देखिए ये जो सेंटेंस है ये एक्चुअली में पैसिव वॉइस है, ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, पैसिव वॉइस है ये। अब ये अपन को क्या करना है, एक्टिव में इसको चेंज करना है ना। और हमने क्लास में पढ़े भी हैं कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो पैसिव बनाते समय अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन लेती हैं, उनमें से सरप्राइज भी एक वर्ब है। ठीक है, तो देखिए जब इसका अपन एक्टिव बनाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये वाला जो पैसिव वॉइस का आपने बनाया है, एजेंट के तौर पे हर डिसीजन को यूज किया है, उसका अब एक्टिव बनाते समय इसको हम सब्जेक्ट में बदलेंगे, हर डिसीजन, हर डिसीजन। अब टेंस हमने प्रेजेंट यूज किया है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब यहाँ पे पहले प्रेजेंट सिंपल था, है ना। तो हर डिसीजन सरप्राइजेज मी, तो प्रेजेंट सिंपल कहाँ है आप चेक कर लीजिए, तो एक ही में है, देखो, हर डिसीजन सरप्राइजेज मी। ठीक है ना, इसका जो एक्टिव होगा वो ये होगा। अब आप इसका एक बार पैसिव बना के देखिए, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसको, अब ये तो एक्टिव वॉइस में हो गया, पैसिव बनाइए, आई, अब प्रेजेंट सिंपल है तो उसको अपन इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलते हैं, तो एम आएगा आई के साथ, आई एम सरप्राइज्ड, आई एम सरप्राइज्ड एट हर डिसीजन, हर डिसीजन। देखिए आपको ये समझना है कि इंग्लिश में कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके साथ हम पैसिव बनाते समय फिक्स प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे सरप्राइज्ड है, सरप्राइज्ड के साथ पैसिव वॉइस में क्या लगता है, एट लगता है। पीवी की बात कर रहे हैं अपन, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे ना तब सरप्राइज के साथ क्या लगता है, एट लगता है। ओके, जैसे मैंने कहा सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड के साथ
विद लगता है। ओके, कवर्ड के साथ विद लगता है, फिल्ड के साथ विद लगता है, फिल्ड। ठीक है, और एस्टोनिश जो वर्ड है उसके साथ भी, एस्टोनिश के साथ भी क्या लगता है, एस्टोनिस्ट के साथ एट लगता है। पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं हम। अगर आप पैसिव वॉइस में इन वर्ब्स का यूज कर रहे हैं तो इनके साथ आप फिक्स प्रपोजिशन का, जैसे सरप्राइज के साथ एट होता है, सेटिस्फाइड के साथ विथ होता है, कवर्ड के साथ विद होता है, फिल्ड के साथ विद होता है, एस्टोनिश के साथ एट होता है, और नो के साथ टू होता है, तो नॉन हो जाएगा नॉन टू। ठीक है ना, इस तरह के एनगल्प्ड, एनगल्प्ड, एनगल्प्ड के साथ विद होता है। ठीक है ना, तो इस तरह के जो ये फिक्स वर्ब्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए कि किस वर्ब के साथ हम कौन सा प्रपोजिशन यूज करते हैं जब हम उसको एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं। तो आपको ये पता लग गया कि सरप्राइज के साथ आपने देखा कि एम प्लस, है ना, बी की, बी वर्ब के साथ आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया और इसके साथ एड प्रपोजिशन लगाया, तो ये आपका पैसिव वॉइस में हो गया। तो इसका सही आंसर आप देख लीजिए कौन सा है। हर डिसीजन इज सरप्राइज टू मी, ये नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि हम तो एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं। और सरप्राइजिंग फॉर मी नहीं, हर डिसीजन सरप्राइज पास्ट नहीं होगा, ये भी गलत है। सही क्या हो जाएगा फिर इसका, हर डिसीजन सरप्राइजेज मी, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट देखिए, द टीचर सैड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। टीचर ने कहा कि जो पानी है वो 100 डिग्री पर उबलता है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, अब आप देखिए ये वाला जो पोर्शन है, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में लिखा हुआ है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। आप सब लोग जानते हैं कि ये डायरेक्ट स्पीच है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमाज में जो लिखा हुआ है उसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। अब देखिए, हम ये हमसे ये जब डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, डायरेक्ट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना, तो आपको इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ट्रुथ। अब आप ये सोचेंगे सर ये यूनिवर्सल ट्रुथ कैसे, ये तो साइंटिफिक फैक्ट है। तो जो भी चीज़ साइंटिफिक फैक्ट होती है, चाहे वो कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, कोई मैथमेटिकल फैक्ट हो, यूनिवर्सल फैक्ट हो, या कोई प्रॉवर्ब की बात कर रहे हो, तो वो सारे के सारे जो होते हैं वो यूनिवर्सल ट्रुथ में ही काउंट किए जाते हैं ना। ये ब्रॉड टर्म है, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। और यूनिवर्सल ट्रुथ वो होते हैं, दे आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइम एंड ऑल प्लेसेस। इसका मतलब होता है जो चीज़ हर समय और हर वक्त लागू होती हो, ठीक है ना, और हर जगह पे लागू होती हो, उसे यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। तो देखिए, द टीचर सेड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अगर डायरेक्ट स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ दिया है तो हम उसके टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब, जो यहाँ पे ये रिपोर्टिंग वर्ब दी गई है ना, ये वाले पास्ट में हो। तो आप देख लीजिए जिसका टेंस चेंज नहीं हो रहा होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। पहला देखो, द टीचर टोल्ड, वाटर टोल्ड आएगा नहीं, क्योंकि सैड को बिना ऑब्जेक्ट के टोल्ड में बदलते नहीं है। टेल वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो वैसे ही गलत है देखो यहाँ पे, और यहाँ पास्ट होगा नहीं। द टीचर सेड दैट वाटर बॉइल्ड, अब ये पास्ट में नहीं जाएगा, यूनिवर्सल ट्रुथ है। द टीचर सेड दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, अब तक तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, द टीचर टोल्ड दैट वाटर बॉइल्ड, ये भी गलत है, तो आंसर हो गया थर्ड वाला। ठीक है, इसके टेंस में हमको परिवर्तन नहीं करना है, जनरल चेंजेस करने, जो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में आप बनाएंगे इसको, इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। एक चीज ध्यान रख लेना कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो जो ये लेटर होता है, डायरेक्ट स्पीच का लेटर, फर्स्ट लेटर जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो स्मॉल में हो जाता है, आई और प्रॉपर नाउन को छोड़ करके, तो वाटर का स्मॉल हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। चौथा देखिए आप, द गर्ल वॉज बाई अ कार। देखिए इसमें जो शब्द दिए गए हैं, इसका जो आंसर होगा वो होगा रन ओवर। रन ओवर का मतलब क्या होता है एक समझ लीजिए आप। देखिए, रन ओवर जो फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू क्रश समवन,
और समथिंग, ओके, ठीक है ना, टू क्रश समवन और समथिंग, किसी को कुचल देना है ना, किसी से किसी को कुचल देना। अब गाड़ी से कुचल दिया हो, कार से कुचल दिया हो, किसी और चीज से आपने कुचल दिया हो, तो उसको बोलते हैं कार से उसको कुचल दिया गया, और ट्रक से कुचल दिया, बस से कुचल दिया, जिस तरह से भी आप किसी व्हीकल से किसी को कुचलते हैं तो उसके लिए अपन यूज करते हैं रन ओवर। रन ओवर का मतलब होता है कुचल के मार देना, है ना, कुचलना, किसी को बिल्कुल उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ा के ले जाना, है ना, उसके लिए यूज करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रन ओवर। तो द बॉय वॉज रन ओवर बाई अ कार। तो जो लड़का था, सॉरी द गर्ल वॉज, आई एम सॉरी, गर्ल बॉय नहीं है, द गर्ल वॉज रन ओवर बाई अ कार। तो लड़की को कार के द्वारा कुचल दिया गया था, उसको मतलब क्रश कर दिया गया था, कुचल के मार दिया गया था। देखिए, द प्रिंसिपल फीचर ऑफ द डायरेक्ट मेथड इज द, देखिए डायरेक्ट मेथड आप सब लोग पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं। इन डायरेक्ट मेथड वी यूज द टारगेट लैंग्वेज टू टीच लैंग्वेज टू द लर्नर्स। हम क्या करते हैं, लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए हम टारगेट लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं ना। जो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, टीचर यूजेस द टारगेट लैंग्वेज ऑफ द लर्नर्स टू टीच देम, है ना। आप क्या करते हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए आप टारगेट लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। टारगेट का मतलब होता है द लैंग्वेज दैट यू आर लर्निंग, जो लैंग्वेज आप सीख रहे हैं वही टारगेट लैंग्वेज होती है। जैसे इन इंडिया वी टॉक अबाउट इंग्लिश इज लर्नड और टॉट हियर एज अ सेकंड लैंग्वेज, एज अ टारगेट लैंग्वेज, ओके। भारत में इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के तौर पे या टारगेट लैंग्वेज के तौर पे पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि डायरेक्ट मेथड में हम जो इसमें in direct method the means of instruction is target language। जो डायरेक्ट मेथड होता है उसमें मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है टीचर जो बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देता है या पढ़ाता है, उसमें पूरी की पूरी जो क्लास है उस क्लास के दौरान टीचर जो होता है वो टारगेट लैंग्वेज का यूज करता है, ना कि मदर टंग का। मदर टंग इज नॉट यूज्ड, द यूज ऑफ मदर टंग इज नॉट अलाउड, है ना। इसमें मदर टंग का यूज नहीं होता है, द मदर टंग ऑफ द लर्नर्स इज नॉट अलाउड। इसमें लर्नर्स की मदर टंग का यूज नहीं किया जाता है। अब आप देखिए, यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज एज अ मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसमें मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पे नेटिव लैंग्वेज का यूज होता है क्या, तो नेटिव लैंग्वेज तो यूज होती नहीं है, मैंने आपको बताया अभी, नेटिव लैंग्वेज का यूज नहीं करते। इन डायरेक्ट मेथड यू यूज टारगेट लैंग्वेज as a means of instruction to teach any subject. You use target language, you do not use the mother tongue, the native language of the learners as a means of instruction। आप इंस्ट्रक्शन के तौर पे लर्नर्स की जो मदर टंग है या नेटिव लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो यूज ऑफ टारगेट लैंग्वेज एज अ मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये वाला अभी तक ठीक है। हम टारगेट लैंग्वेज का यूज एज अ मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पे करते हैं। मिनिमम यूज ऑफ टारगेट लैंग्वेज ऐसा नहीं होता, इसमें तो मैक्सिमम यूज होता है ना, ये भी गलत है। मैक्सिमम यूज ऑफ टारगेट लैंग्वेज इज डन इन डायरेक्ट मेथड। यूज ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज एज अ मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, फॉरेन लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाता है ना। फॉरेन लैंग्वेज का मतलब तो हो सकता है आप कोई भी भाषा सीख रहे हो, टारगेट लैंग्वेज का मतलब जो लैंग्वेज आप, द लैंग्वेज दैट यू आर लर्निंग और द लैंग्वेज विच इज यूज एज अ सेकंड लैंग्वेज इन योर कंट्री, इट इज नॉन एज अ टारगेट लैंग्वेज, है ना। तो आप क्या करते हैं, टारगेट लैंग्वेज आपको क्या करना है, ये जो वर्ड है इसको ध्यान रखना है। इन डायरेक्ट मेथड वी यूज और वी डू द मैक्सिमम यूज ऑफ टारगेट लैंग्वेज, ओके, नॉट द फॉरेन लैंग्वेज। आप टारगेट लैंग्वेज का मैक्सिमम यूज करते हैं डायरेक्ट मेथड में, ओके। और द नेटिव लैंग्वेज of the learners is not allowed, you cannot use the native language of the learners as a means of instruction while you are teaching in the classroom। आप जो क्लासरूम में पढ़ा रहे होते हैं तो लर्नर्स की नेटिव लैंग्वेज का यूज नहीं कर सकते हैं, ओके ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, a student of class 4th is having some problem in writing, she may have, यदि देखिए क्लास 4th का विद्यार्थी है, उसे राइटिंग में मतलब लिखने से संबंधित प्रॉब्लम है, लिखने में, है ना। तो शी में हैव, उसे हो सकता है ना, शी में हैव का मतलब हो सकता है उसे क्या हो सकता है, उसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप देखिए इसमें
कुछ दिए गए डिसग्राफिया, है ना। इट इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर related to related to related to the problem of related to the problem in writing। देखिए, जो डिस्ग्राफिया होता है इट इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, एक तरह से तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारी होती है। इट इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर रिलेटेड टू द प्रॉब्लम इन राइटिंग, जो कि लिखने से संबंधित समस्या से इसका संबंध होता है, जो कि रिलेटेड टू द प्रॉब्लम इन राइटिंग, मतलब राइटिंग में बच्चे को अगर कोई समस्या आ रही है, लिखने में या लेखन कौशल में उसको समस्या आ रही है, वो लिख नहीं पा रहा शुद्ध शब्द, या उसको लिखने में दिक्कत हो रही है, आप कुछ लिखवाना चाह रहे हैं वो कुछ और लिख देता है वहां पे, है ना, तो उसको बोलते हैं अपन डिस्ग्राफिया। एक होता है डिस्कैल्कुलेली डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया का मतलब होता है इट इज अ इट इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ये भी एक तरह का। इसमें अ लर्नर हैज प्रॉब्लम इन कैलकुलेशन, है ना। अ लर्नर हैज some problem in कैलकुलेशन। इसमें क्या होता है, लर्नर को कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ समस्या का सामना करना पड़ता है, वो चीज़ों को अर्थमेटिक कैलकुलेट नहीं कर, अर्थमेटिक होती है जैसे मैथ्स में अर्थमेटिक अलग होती है ना, और तो उससे चीज़ों को काउंट करना सही से नहीं आ रहा है, या उसका कैलकुलेशन उसको सही से नहीं आ रही है, तो उसका संबंध होता है आपको डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया का मतलब होता है अ लर्नर हैज सम प्रॉब्लम इन कैलकुलेशन। किसी विद्यार्थी को अगर कैलकुलेशन में कोई समस्या होती है, वो अच्छे से चीजों को कैलकुलेट नहीं कर पाता है, उसको अपन बोलते हैं डिसकैल्कुलिया। ओके ना। और ये डिसलेक्सिया जो है ना, डिसलेक्सिया, अ लर्नर हैज अ लर्नर हैज सम प्रॉब्लम इन रीडिंग वर्ड्स। देखिए, अ लर्नर हैज सम प्रॉब्लम इन रीडिंग वर्ड्स, यदि किसी अधिगमकर्ता को शब्दों को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो आप मान लीजिए उसको डिसलेक्सिया वाली प्रॉब्लम है। तो ये 3 टर्म थी, अपन ने देख ली। देखिए, इट इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर रिलेटेड टू द प्रॉब्लम इन राइटिंग। ये राइटिंग में जो प्रॉब्लम होती है उससे संबंधित होता है। यदि किसी लर्नर को लिखने से संबंधित कोई समस्या है तो उसको डिसग्राफिया, वो शब्दों को सटीक तरीके से लिख नहीं पाता है। और एक होता है डिसकैल्कुलिया, अ लर्नर हैज सम प्रॉब्लम इन कैलकुलेशन, यदि किसी लर्नर को कैलकुलेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उसको अपन कहेंगे डिसकैल्कुलिया। और एक होता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब होता है अ लर्नर हैज सम प्रॉब्लम इन रीडिंग वर्ड्स, यदि किसी लर्नर को वर्ड्स को पढ़ने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो उसको बोलते हैं अपन डिसलेक्सिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्ग्राफिया, क्योंकि डिस्ग्राफिया क्या होता है, सम प्रॉब्लम, हैविंग सम प्रॉब्लम इन राइटिंग, है ना। यदि किसी बच्चे को लिखने में किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ, कोई क्लास फोर्थ का विद्यार्थी है, उसे लिखने में कुछ समस्या हो रही है, तो आप क्या यूज करेंगे फिर उसके लिए, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया का मतलब होता है इट इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर रिलेटेड टू द प्रॉब्लम इन राइटिंग, जिसमें लिखने से अगर आपको राइटिंग में कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो यू कैन से ही इज सफरिंग फ्रॉम डिस्ग्राफिया, है ना। और डिसकैल्कुलिया मतलब लर्नर हैज सम प्रॉब्लम इन कैलकुलेशन, है ना। कैलकुलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए आप कहेंगे उसको डिसकैल्कुलिया वाली प्रॉब्लम है। और लर्नर हैज सम प्रॉब्लम इन रीडिंग वर्ड्स, यदि किसी वर्ड्स को पढ़ने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो यू कैन से दैट इज सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया।
इसका आंसर आपने देखिए, इसका डिस्ग्राफिया हो गया। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एन असेसमेंट डन एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स ऑफ वन टर्म। देखिए इवोल्यूशन के जो पार्ट्स होते हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है फॉर्मेटिव और एक होता है समेटिव। ये दो पार्ट होते हैं ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम बात कर रहे हैं कि 6 मंथ्स में आप हाफ ईयरली एग्जाम बोल सकते हो, है ना। तो उसका यूज आप हाफ ईयरली एग्जाम का आयोजन कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, तो एक चीज ध्यान रखना कि आपको कहीं पे भी एट द एंड ऑफ समथिंग मिल जाए ना, एट द एंड ऑफ समथिंग। तो एट द एंड ऑफ समथिंग की जब बात करते हैं तो वो समेटिव होता है। समेटिव का जो नेचर होता है वो इवोल्यूशन के लिए होता है, इवोल्यूटिव होता है, और टर्मिनल इन नेचर होता है ना। एट द एंड ऑफ सेशन होता है, एट द एंड ऑफ सेमेस्टर होता है, एट द एंड ऑफ क्लास हो सकता है, एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स हो सकता है ना। तो जहाँ पे एट द एंड ऑफ समथिंग लग जाए तो समझ लो वो उसका नेचर है वो टर्मिनल है, और टर्मिनल नेचर है या इवोल्यूटिव नेचर है। इवोल्यूटिव भी किसका होता है, समेटिव का होता है। तो इसका आंसर तो समेटिव होगा, है ना। और फॉर्मेटिव जो होता है इट इज यूज्ड फॉर फीडबैक, है ना। ये इट इज यूज्ड, आप कह सकते हो इट इज यूज्ड फॉर फीडबैक, है ना। डायग्नोस्टिक होता है, डायग्नोस्टिक नेचर में होता है ना। डेवलपमेंटल होता है, सॉरी, डेवलपमेंटल होता है। डेवलपमेंटल होता है, ओके। और फीडबैक के लिए होता है, डायग्नोस्टिक होता है। और ये जो होता है रिमेडी, सॉरी, ये फॉर्मेटिव, ये इट इज एन इट इज इट इज एन असेसमेंट ऑफ it is an assessment of it is an assessment for लर्निंग। देखिए जो फॉर्मेटिव होता है इट इज एन असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब होता है सीखने के लिए आकलन होता है। और जो समेटिव होता है ये इट इज एन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इट इज एन असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, सीखने का आकलन होता है। इन दोनों में एक चीज तो ये है कि सीखने का आकलन होता है ये वाला, और वो सीखने के लिए आकलन होता है। जो समेटिव होता है ये टर्मिनल इन नेचर होता है। कैसा होता है, टर्मिनल इन नेचर होता है, ओके। इवोल्यूटिव होता है, टर्मिनल होता है ना। और ग्रेडिंग के लिए यूज करते हैं ना। और ये जो होता है ये आप फीडबैक के लिए यूज कर सकते हो। डेवलपमेंटल होता है, डायग्नोस्टिक होता है, ओके। दूसरी बात ये, इफ यू से दैट समथिंग दैट इज बीइंग कंडक्टेड एट द एंड ऑफ सेशन, एट द एंड ऑफ क्लास, एट द ऑफ सेमेस्टर, एट द एंड ऑफ 6 मंथ, है ना। तो सारे के सारे एट द एंड के साथ जो आ गया वो मान लो किसका पार्ट है, समेटिव का पार्ट है। और फॉर्मेटिव में है ना आप यूनिट टेस्ट जो होता है, लेकिन यूनिट टेस्ट जो होता है वो फॉर्मेटिव होता है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समेटिव। नेक्स्ट देखिए, रिमेडियल टीचिंग इज ऑल्सो नॉन एज, उपचारात्मक शिक्षण को किस किस नामों से जाना जाता है ना, इज ऑल्सो नॉन। इसके मतलब रिमेडियल टीचिंग इज ऑल्सो नॉन, उसे इसके अतिरिक्त जाना जाता है या और उसे किस नाम से जाना जाता है। आप देखिए रिमेडियल टीचिंग को हम कंपनसेटरी टीचिंग भी बोलते हैं, कंपनसेटरी, है ना, कंपनसेटरी बोलते हैं। करेक्शन टीचिंग भी बोलते हैं, बिल्कुल सही है, ओके।
नेक्स्ट बोल सकते हैं इसको डेवलपमेंटल टीचिंग या डेवलपमेंट टीचिंग, है ना। ये सारे के सारे इसको बोल सकते हैं, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, है ना। कंपनसेटरी हो जाएगा, करेक्शन टीचिंग हो जाएगा, डेवलपमेंटल टीचिंग हो जाएगा, डेवलपमेंट टीचिंग हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट देखिए, माई फ्रेंड सक्सीडेड बिकॉज दे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न इन देयर सर्च फॉर एन आंसर टू द प्रॉब्लम। देखिए जो सेंटेंस दिया गया है इसमें ये वाला पार्ट जो है वो अंडरलाइन है ना, अंडरलाइंड किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, देखो आपको इस अंडरलाइंड वाले जो ये इडियम है ना, जो कुछ वर्ड्स हैं, तो ये इडियम है, तो इसका अर्थ आपको ढूंढना है, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, है ना। मतलब इट इज एक्चुअली इडियम जो होती है, एन इडियम इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, इट हैज नथिंग टू डू विद इट्स, इट हैज नथिंग टू डू विद इट्स लिटरल मीनिंग, है ना। इट हैज नथिंग टू डू विद द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, है ना। लिटरल का मतलब होता है शाब्दिक, है ना। इट हैज नथिंग टू डू विद द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। जो वर्ड्स का यूज इसमें किया गया है उससे इसका कोई लेना देना नहीं होता, इसके अतिरिक्त इसका अर्थ होता है। देखिए, तो लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है, इसका जो आंसर होगा वो डीप्ड इनटू मैनी पीपल, ये गलत है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है टू डू या टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, है ना, हर प्रयास को करना। तो आप इसका जो आंसर लिखेंगे, मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट, है ना, लुक्ड इनटू डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ये सब है। टू मेक, इसका जो आंसर होता है वो होता है टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, ये इसका आंसर होता है। हर प्रयास को करना, मतलब आपने हर तरह का प्रयास करके देख लिया। लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न का मतलब, इसका जो शाब्दिक अर्थ अगर मैं बताऊं, इसका मतलब होता है आपने हर किसी पत्थर को बिना उठाए नहीं छोड़ा। इसका मतलब होता है कि इसका जो लिटरल मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है, इट हैज नथिंग टू डू विद इट्स लिटरल मीनिंग, है ना। इसका अलग अर्थ होता है, जो अर्थ होगा वो होगा टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, हर प्रयास को करना। तो इसका मतलब जो यहाँ पे सेकंड फॉर्म में दिया, मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट, तो आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। तो ये आपका अंतिम क्वेश्चन था, और आई होप जो मेरे द्वारा जानकारी आपको दी गई है वो आपको पूर्ण रूप से समझ में आई होगी। और किसी भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप हमारे चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, और हम आपको निश्चित रूप से रिप्लाई देंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। नमस्कार।